कि आने वाले दिनों में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, मतलब हम किस मुद्दे को लेकर हम अपने संघर्ष को और मजबूती के साथ कैसे करें, इस पर आप लोग बाद में कल भी आप लोग शायद डिस्कस करेंगे। तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ कि कितनी कठिनाइयाँ अभी तक हम लोगों ने सबने महसूस किया है इस कानून को लागू करने के लिए। एक हमारे साथी केरल के यहाँ आए थे और मुझे उन्होंने कुछ आंकड़े दिखाए हैं जिसमें केरल की सरकार की उन्होंने कहा कि वहाँ वो अमल में नहीं ला रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इसके बाद जो भी वो डिटेल्स है हम उसको प्राप्त करके जो भी हमारी तरफ से मदद हो सकती है उन समस्याओं का हल निकालने के लिए मैं ज़रूर करूँगी। तो ये मैं अपने केरल के साथी जो यहाँ मौजूद है मैं कहना चाहती हूँ। इससे आगे बढ़कर जब हम लोगों ने कानून के बारे में हिंदुस्तान के आदिवासियों के संघर्षों के आधार पर जो एक मुद्दा, एक राष्ट्र मुद्दा बना और कानून के बारे में पूरी बहस हुई, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट सामने आई, वो है राजनीतिक दिलता की। तो जब हम आज जहां हम लोग आज हम अपने को पाते हैं कि 50% से अधिक आज जो हमारी क्लेम्स है, जो दावे हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के मुताबिक, वो या तो रिजेक्ट हो गए हैं या पेंडिंग है और उसके लिए कोई आगे कदम नहीं हो रहा है। और आज तक सुप्रीम कोर्ट में वो केस पेंडिंग है, सुमोना जी जानती है, वो केस पेंडिंग है जो इस पूरे कानून को चुनौती दी जा रही है। अभी भी वो तलवार हमारे गर्दन पर लटकी हुई है, ये स्थिति है। लेकिन आज जो हम ये देख रहे हैं कि ईज ऑफ बिजनेस का जो आज मुख्य मुद्दा है सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने, विशेषकर वन संबंधित पूरे इलाके में जहां सरकार की प्राइवेट प्रोजेक्ट्स और डिफेंस संबंधित प्रोजेक्ट्स बहुत तेजी से उनकी योजना बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ उस ईज ऑफ बिजनेस की एजेंडा में आज फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का अमल करना सबसे बड़ा बाधा है। तो पहले हमें ये समझने की जरूरत है और ये हकीकत है कि आज जो केंद्र सरकार है वो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को किस रूप में हम कमजोर कर सकते हैं, क्योंकि रद्द तो कर नहीं सकते हैं, तो किस रूप में हम कमजोर कर सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा एजेंडा है सरकार के सामने। और वो धीरे धीरे अलग अलग सर्कुलर्स और गाइडलाइंस के आधार पर ब्रिगेड पार्लियामेंट में डिस्कस किए हुए वो एक के बाद एक वो गाइडलाइन और सर्कुलर करके वो इस कानून को कानूनी रूप में गैर कानूनी तरीके से वो कमजोर कर रहे हैं। जैसे लिनिया प्रोजेक्ट्स, अब हमारे महाराष्ट्र के साथी जानते हैं, वो पूरा बुलेट ट्रेन का जो पूरा ट्रैक है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बाधक है उसके लिए, इसलिए उसको समाप्त करके वो एक उन्होंने गाइडलाइन लेकर आए हैं लिनिया प्रोजेक्ट्स, मतलब जो सीधा प्रोजेक्ट कोई भी है उसके लिए ग्राम सभा की इजाजत नहीं है, उसके लिए किसी भी इजाजत नहीं है, वो प्रोजेक्ट चल सकता है। अगर वो प्रोजेक्ट चल सकता है तो लाख फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की बात करें, लेकिन वो अगर गाइडलाइन के आधार पर वो है ही नहीं अपने कानून में, तो हम कहाँ जाएंगे। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, हम लोगों ने बड़े संघर्ष के बाद एक नोडल एजेंसी बनाया जो ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय है, कि ये हमारे इस कानून को लागू करने के लिए यही मंत्रालय है जिसके पास हम जाएंगे, और क्योंकि वो ट्राइबल मंत्री होगा इससे कुछ न कुछ हमदर्दी के हम लोग
बेचा कर सकते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को समाप्त करने के लिए, वो अलग अलग कानून को लेकर हमारे ये फॉरेस्ट राइट कानून का घेराव कर रहे हैं। ये हमें समझने की जरूरत है। अभी अकेले वैसे आप लोग हमसे ज्यादा जान रहे हैं, लेकिन जो मैं कहना चाहती हूँ हमारे अनुभव से, वो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को यहाँ खड़े करेंगे, धीरे धीरे उसको गाइडलाइन के आधार पर थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट करेंगे। लेकिन जो घेराव है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, क्लाइमेट चेंज की पूरी नीति, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का कैसा खर्च होगा, या जो कैंपर का फंड है वो कैसे खर्च होगा, तो विभिन्न जो जंगल और वन संबंधित जो कानून है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की कंट्रोल नियंत्रण में नहीं, वो एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नियंत्रण में है, उन कानूनों को बदल कर उसके आधार पर हमारा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का अनर्थ बना रहे हैं। हम लोग खड़े रहेंगे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पर, लेकिन बाकी तमाम कानून को बदलकर हमारे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को ही वो पंगु कर देंगे, तो फिर हम कहाँ खड़े रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है अभी इन्होंने एक नियम बना दिया, और जब कानून बदलने से पहले एक नियम बनाया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का, तो पास हो गया पार्लियामेंट में। हमारे एमपी ने वहाँ एक ऑब्जेक्शन दिया, एक मोशन चुनाव करके पारित किया, लेकिन बहस नहीं होने दिया। किस बारे में कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की नियमावली जो उन्होंने बदल दिया है, जिसमें ग्राम सभा का जो अधिकार है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, उसको समाप्त करेगा। है नहीं ग्राम सभा, मतलब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में अगर ग्राम सभा नहीं है, जो पहले नियम में था, पैसा के आधार पर जो अधिकार है हर ग्राम सभा के, उसको समाप्त कर लिया। जो पूरा प्रोजेक्ट के लिए जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन का जो रास्ता था, पहले स्टेट का, तब सेंटर का, और सबसे पहले ग्राम सभा का, सब उलट कर लिया, सिर के बल खड़ा कर लिया। पहले सेंटर अगर तय कर लेता है तो स्टेट को अनिवार्य रूप से उसको अमल में लाना है, तब वो ग्राम सभा से पूछेंगे कि तुम्हारा फॉरेस्ट राइट्स मिला या नहीं मिला। तब तक सारा प्रोजेक्ट की इजाजत हो गई है, तब ग्राम सभा क्या करेगी। तो अगर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का जो जनवादी अधिकार को लड़ के हम लोगों ने कुछ हद तक, मैं कहूँगी कुछ हद तक, उसमें भी इन लोगों ने शुरू में ही बहुत सारे समझौते कर लिए, लेकिन मैं उस पर आज नहीं जा रही हूँ, प्रासंगिक नहीं है। अभी हम कानून को जैसे कानून है उसको हम ले रहे हैं, लेकिन अभी अगर हम लोग दूसरे कानून जो हमारे वन, जो हमारे जंगल, जो विशेषकर कम्युनिटी रिसोर्सेस को प्रभावित कर रहा है, विशेषकर उसको अगर हम लोग समझकर उसका विरोध नहीं करेंगे, मेरे प्रिय साथियों, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट केवल कागजी बना रहेगा, बाकी ढेर के सारे वन का कंट्रोल कॉर्पोरेट्स के हाथ में जाने वाला है। आज पूरे तौर पर वन का निजीकरण का व्यवस्था होना, पूरा निजीकरण होगा। जैसे हमारे साथी बोले, कश्मीर से बिल्कुल कनेक्ट है, बॉर्डर इलाके में सारे कैंप लग सकते। अभी उन्होंने कानून बना दिया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का, अभी अमेंडमेंट है, अभी कमेटी बैठ रही है। आप सबका अधिकार है, आप अपनी बात उसमें रख के आप सबको एक एक करके, एक एक संगठन करके वहां जाकर बोलना चाहिए कि ये कानून की जो बदलाव है उसमें हमें कितना प्रभावित करेगा। अभी जितने मीटर, किलोमीटर, 100 किलोमीटर बॉर्डर से कौन बचेगा? पूरे देश भर में
अगर इतना ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर का जमीन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का संशोधन करके वो ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? ये सारा डिफेंस के नाम पर हो जाएगा। और अगर हम उठाएंगे वो कहेंगे तुम राष्ट्र में लोग हो, जाओ तुम्हारे ऊपर यूएपीए लगा कर तुम जेल। ये हो रहा है। तो ये अब मैं आपको बता रही हूँ जो हमारे लिए सबसे चुनौती, जो आप लोग जान रहे हैं हमसे ज्यादा, ये क्लाइमेट चेंज, ये एफॉरेस्टेशन मतलब प्रोजेक्ट के लिए पेड़ कटवाओ और कॉर्पोरेट्स को दो पेड़ काटने के लिए लोन या पैसा और जमीन की खुली छूट। तो पेड़ कहाँ लगेंगे? हमारे आदिवासी की छाती पर लगेंगे क्या? कहाँ लगेंगे पेड़? किसी एक प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख पेड़ अगर काटेंगे, उसके बदले में 1 लाख पेड़ कहाँ लगाएंगे? हमारी जमीन पर। तो ये पूरा क्लाइमेट चेंज की जो सरकारों की पॉलिसी है, वो बाकी चीजों का कोई नियंत्रण नहीं कर रहे हैं साथियों। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर मोदी सरकार ने अभी कमिटमेंट किया है कि जो कार्बन सिंक है, जो प्रदूषण को रोकने के लिए जो पेड़ पौधे का जो एक बड़ा रोल है, हम उसी पर ध्यान देंगे। तो उसी पर ध्यान देंगे, वो तब दे पाएंगे क्योंकि प्रोजेक्ट तो धड़ाधड़ चल रहा है। 2,75,000 लाख एकड़ पिछले 10-12 साल में लेंगे प्रोजेक्ट के लिए वन की जमीन। उसके बदले में हमारी जो जमीन का अधिकार है उसको लेकर वो पेड़ लगाएंगे और लगा रहे हैं। मुझे पता नहीं झारखंड के यहाँ हमारे कोई साथी है या नहीं है झारखंड के? आप जानते होंगे अगर झारखंड के कि पूरे गुमला इलाके में और इस पूरे छोटा नागपुर इलाके में जहाँ जहाँ ये माइनिंग प्रोजेक्ट और बाकी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सारा ट्राइबल्स की जमीन के ऊपर वो पेड़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और कितने लोग गिरफ्तार हुए उसके बाद। अभी तेलंगाना में मैं गई, हमारा अधिकार है पोदू कल्टिवेशन, पोदू को गैर कानूनी कर लिया और अभी पूरे आदिवासियों की जमीन पर पोदू गैर कानूनी करके वो लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में वहां पेड़ लगा रहे हैं हमारे जमीन पर। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब हम लोग भविष्य के संघर्ष का रास्ता तय करेंगे या हमारी स्ट्रैटेजी की रास्ता तैयार करेंगे, तो ये जो कानून को लेकर हमारे घेराव कर रहे हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, क्लाइमेट चेंज, ये सारे, इसके बारे में हमारी एक समझ बनाकर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को अमल में लाने के लिए, बचाने के लिए एक संपूर्ण समझ, ये तमाम कानूनों का जो बदलाव आ रहा है उसको अगर हम ले और उसके लिए जबरदस्त संघर्ष करें, तो मैं समझती हूँ जो हमने अभी तक, क्योंकि कोई कम बात नहीं है, आप लोगों ने संघर्ष के आधार पर छीन के लिया है इतने मुश्किल में। मैं जानती हूँ महाराष्ट्र के हमारे साथी हैं, मैं खुद गई पालगढ़ में, हम खुद गए नासिक में जहाँ संघर्ष हुआ। जब हम वहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस की कमेटी से मिलने के लिए गए, उन्होंने कहा अरे बारिश में तुम्हारे तमाम दावे खत्म हो गए। उन्होंने कूड़ादान का एक गोदाम में हमें दिखाया, हजारों की तादाद में ट्राइबल्स का पेमेंट फॉर्म वहाँ सड़ रहा था, बारिश में खराब हुआ, उनका कोई मतलब नहीं। अभी मैं छत्तीसगढ़ में गई, बस्तर संभाग में, वो कांकेर जिला में, वहाँ हम लोग डीएम से मिले क्योंकि बहुत सारे साथी और बोले थे हमारा क्लेम, उन्होंने कहा कि भैया वो सारा क्लेम हमसे खो गया, कहीं भी खो गया। ये आम बात है, लेकिन अभी वो खोना और खराब करना, कूड़ा में फेंकना एक ऐसी बात नहीं है। वो इस पूरे
लैंड का योजना के मुताबिक ये होगा। इसलिए ये मेरी एक रिक्वेस्ट है